ब्रिजेश बिचपुरिया ही क्यों? जिले की स्थिति बहुत ही दुर्ग जिले और भिलाई की स्थिति बेहद ही बदतर स्थिति में संगठन काम कर रहा बाजी है। गुटबाजी के जो मुखिया लोग हैं, 4 गुट है। प्रेम प्रकाश पांडे जी का है, सरोज पांडे जी का है, विजय बघेल जी है, विद्यारतन ब्रिजेश बिचपुरिया और सरोज पांडे और विजय बघेल इनके युवा पीढ़ी के साथ कैसे बैलेंस बनाएं? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा अगर कोई राजनीतिक लाभ अगर किसी को होगा तो विजय बघेल जी को होगा। और बसीन करना रहता है तो भाजपा के पास आज की तारीख में फंडिंग की कमी मेरा ख्याल है कि ना छत्तीसगढ़ में होगी ना भिलाई में होगी। भाजपा को पैसा देने वाले लोग आज भी, आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की धज्जियां उड़वाते रहेंगे तो आपको घर बैठाने में पार्टी 1 मिनट भी टाइम। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये हम जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। अंतिम बॉल तक, अंतिम विकेट तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक मैच खत्म ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार भिलाई की राजनीति भी कोई क्रिकेट से कम नहीं है, जहां अंतिम गेंद तक, अंतिम समय तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि जिला अध्यक्ष कौन बन रहा है। और नाम आता है ब्रिजेश बिचपुरिया। कल फाइनल होते हैं रात में और लिस्ट जारी होती है बीजेपी की ओर से और जिला अध्यक्ष बनते हैं 32 साल बाद दोबारा। मेरे साथ आलोक तिवारी जी हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ और हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस, और खिलेश सर है। खिलेश सर के बारे में आप जानते हैं, राजनीति पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, तो हमने सोचा कि अब हमारे पैनल लिस्ट में खिलेश सर का भी नाम जोड़ा जाए। खिलेश सर, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मज़ा आने वाला है भी है। आपके साथ हमेशा आपको सुनते थे, लेकिन आज डिस्कस करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आलोक जी, बात सही हुई, बीजेपी सरप्राइज करती है, तो कल भी सरप्राइज बीजेपी ने कर दिया। बीजेपी सरप्राइज करती है तो सुने थे, पर देख भी लिए। भिलाई के मामले में पहली बार ऐसा हुआ कि 32 साल बाद 90 से 96 तक जो ब्रिजेश बिचपुरिया जी जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है और बहुत मैसेज है इसमें, इस नियुक्ति में। इसके बयाने बहुत सारे, गहराई पे अगर जाए तो बहुत कुछ, बहुत गहराई पे है। ये गहराई यशवंत जी, अपन लोग पहले भी, इसके पहले भी संगठन में फेरबदल होगा, भाजपा नए कलेवर में आ रही, नए स्वरूप में आ रही है, इसको लेकर के बातचीत किए हैं। ये नाम हम लोग के लिए भी सरप्राइज है और हम लोग से भी कैसे चूक हो गई ये चिंता हम लोग को भी करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कभी वो नहीं करती ना कि मतलब पुरानी चीज़ों को कभी अडॉप्ट नहीं करती, तो हमने इसलिए शायद नहीं लिया था। पूरा जिला अध्यक्ष थे, संगठन के प्रति निष्ठा के साथ पार्टी लाइन पे काम करने का लाभ ब्रिजेश बिचपुरिया को मिला है। ब्रिजेश बिचपुरिया काफ़ी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ नहीं मिलने के बाद भी शांति से पार्टी लाइन में पड़े रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, उसका लाभ उनको मिला है। पूरा जी टाइप बोल सकते हैं, धैर्य। हाँ, राजनीति में पेशेंस का एक जीता जागता उदाहरण है कि आप धैर्य के साथ अगर एक जगह एक संगठन के साथ बंध के काम कर रहे हैं तो संगठन आने वाले ऐसा अवसर जरूर देती है कि आपको काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल कल से है शाम से कि जब लिस्ट आई कि सोशल मीडिया पे और अखबारों में हमने भी दिखाया सबने, ब्रिजेश बिचपुरिया ही क्यों? एक सवाल बड़ा। ब्रिजेश बिचपुरिया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। अपने यहाँ भिलाई की राजनीति में जो ग्रुप हैं, जो गुटबाजी है, गुटबाजी के जो मुखिया लोग हैं, अब तो 4 गुट है ना अपने यहाँ। 4 गुट है। प्रेम प्रकाश पांडे जी का है, सरोज पांडे जी का है, विजय बघेल जी है, विद्यारतन भसीन जी, 4 बड़े चेहरे हैं हमारे यहाँ। 2008 के बाद 5वां गुट है निर्गुट, एक बड़ा गुट। 2008 के बाद यहाँ सरोज पांडे जी की एंट्री होती है वैशाली नगर चुनाव के बाद, नहीं तो भिलाई की राजनीति में कभी उनका दखल नहीं रहा उसके पहले। ब्रिजेश बिचपुरिया प्रेम प्रकाश जी के साथ के हैं, भसीन जी के साथ के हैं और सरोज पांडे और विजय बघेल इनके जूनियर हैं। मतलब राजनीति में इनसे बाद में उनकी एंट्री हुई है। तो एक समन्वय भिलाई की राजनीति में समन्वय सभी गुटों में बनाना जरूरी था और बहुत रिसर्च के बाद ब्रिजेश बिचपुरिया ही एक ऐसा नाम थे जो गुटों में तालमेल बना करके पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी 2018 के बाद छत्तीसगढ़ को लेकर के बेहद गंभीर रही है और ख़ास करके दुर्ग जिले की स्थिति बहुत ही, दुर्ग जिले और भिलाई की स्थिति बेहद ही बदतर स्थिति में संगठन काम कर रहा था। यहाँ फेरबदल को लेकर के बहुत चिंतित थी और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ब्रिजेश बिचपुरिया का नाम चयनित किया है ताकि गुटों में सामंजस्य बना रहे। 90 से 96 तक ब्रिजेश बिचपुरिया यहाँ जिलाध्यक्ष के तौर पे काम किए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उनका व्यक्तिगत संबंध भी है और गुटों में तालमेल बनाने की स्थिति में भी है। पहली दूसरी बात ये कि मान लो संगठन
को चलाते हुए पांडे जी, सरोज पांडे, विजय बघेल या फिर भसीन जी, इनमें तालमेल नहीं तो ब्रिजेश तालमेल मान लो नहीं बैठा तो ब्रिजेश बिजपुरिया संगठन को अकेले अपने दम पे खींचने की स्थिति में है। ब्रिजेश बिजपुरिया के बनने से जो कार्यकर्ता पांडे जी के बंगले नहीं जा पा रहे थे, जो सरोज जी के पास नहीं जा पा रहे थे, उनको एक नई जगह भी मिलेगी। ब्रिजेश बिजपुरिया को बनाने के पीछे भी वजह यही है कि सारे लोगों को एक सूत्र में बांध करके संगठन को नए सिरे से खड़े करके पार्टी के कार्यक्रमों को ज़मीन तक पहुंचाया जाए। ब्रिजेश बिजपुरिया जो है संगठन को पहले चलाए हैं तो मंडल बहुत लंबा अनुभव है, बड़ा लंबा अनुभव है। संगठन में पहले भी मतलब मंडल स्तर से लेकर के बूथ स्तर से शक्ति केंद्र, उस समय शक्ति केंद्र हुआ करते थे, शक्ति केंद्र तक उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए ब्रिजेश बिजपुरिया को कोई मार्गदर्शन यहाँ लोकल लीडर से लेने की जरूरत पड़ेगी या कोई आदेश, दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जानते कि एक बूथ के बारे में सब पता है, सब कुछ उनको नॉलेज है। दूसरा कोई नया दूसरा नाम होता तो पांडे जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना बड़ा आवरा है कि उनके सामने बात करने की स्थिति में कोई रहता नहीं है। सरोज पांडे जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं तो जिला स्तर का आदमी क्या उनसे बात करेगा। तो ये बड़ा संकट था कि संवाद बनाने के लिए उस लेवल का आदमी चाहिए था, वो भाजपा ने खोज के निकाला है। ये बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए, 4 बड़े नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि आप पूरे पेशेंस से पार्टी के साथ रहें तो आपको आने वाले समय में अवसर दिया जाएगा। खिलेश सर, आपका क्या एनालिसिस है? मतलब आपने जब उनके बारे में निकाला, डिटेल निकाला, पुराना रिकॉल किया और अभी जो परिवेश है उसको लेके क्या एनालिसिस निकाला अपना? सबसे बड़ा एक एनालिसिस आता है, अभी भाजपा है वो सरकार पे नहीं है तो कोई एक ऐसे नेता का ज़रूरत है जो जिसका एक अनुभव हो विपक्ष में काम करने का, क्योंकि सत्ता पक्ष में काम करना बहुत आसान होता है। अधिकारी को फ़ोन कर लो, पुलिस वाले को फ़ोन कर लो, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन जब विपक्ष में रहे हो तो एक अलग ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर इनका इतिहास हम लोग उठा के देखें तो कुछ जब ये जिला अध्यक्ष बने तो सरकार थी, उसके बाद हाँ पटवा की सरकार थी, उसके बाद जब वो हटी उसके बाद भी ये जिला अध्यक्ष रहे तो विपक्ष में काम करने का इसका खासा अनुभव रहा। उसके बाद अगर मैं एक बार लिस्ट थोड़ा पढ़ना चाहूँ भिलाई के अध्यक्ष के बारे में तो ब्रिजेश बिजपुरिया बने, उसके बाद मल्लाखल जी, डॉक्टर मल्लाखल जी बने, फिर चंदन सिंह भदौरिया जी आए और अनिल मिश्रा, फिर राम आश्रय दुबे और यहाँ तक एक गुट का ही एक छत्र राज था ऐसा बोल सकते हैं, या सभी संगठन उसके पदाधिकारी थे। फिर जैसे भैया ने बताया कि एक नए नेत्री का उदय हुआ। उसके बाद ओपी वर्मा जी आए, थोड़ा निर्गुण थे, हाँ थोड़ा निर्गुण थे, लेकिन संगठन में जो तवज्जो जिनको मिली वो सरोज गुट के ही लोगों को मिली। उसके बाद तो सौलाराम डहारे और वीरेंद्र साहू ये जिला अध्यक्ष, हाँ जिला अध्यक्ष किसी से छुपी भी नहीं है, टोटल नाम ऊपर से लेकर नीचे नाम एक ही बंगले से आते थे। और भैया ने बताया कि जैसे एक नया आशियाना या नया घर मिल गया है कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसे पहले भी थे लेकिन एक जो संवाद की स्थिति, क्योंकि जब विपक्ष में रहो तो जब तक ग्राउंड लेवल पे संवाद की स्थिति ना जनरेट हो तो कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि जो डेली जहाँ जो लोग आते हैं वो वही खबर बताते हैं, जो डेली वही खबर, आज भी वही खबर होगा, कल भी वहाँ वही खबर होगा, लेकिन जो ग्राउंड लेवल का इनपुट है वो ग्राउंड लेवल का व्यक्ति ही दे सकता है। अब इतने नामों के बाद ब्रिजेश बिजपुरिया ही क्यों रिपीट हुए? हाँ, तो एक एंगल ये देखा जाए कि पहले तो पेशेंस बहुत बड़ी सीख भी है, राजनीतिक सीख है कि अगर आप पेशेंस के साथ किसी पार्टी से जुड़े रहे, किसी भी पार्टी से, तो आपको ज़रूर पुरस्कार मिलता है और इनका ये पुरस्कार ही बोल सकते हैं और इसके कर्मों का फल भी है। और अगर मैं और पीछे पृष्ठभूमि पर जाऊं तो ये झुग्गी झोपड़ी पर जब एमपी लेवल पे भी ये उपाध्यक्ष थे, हाँ फिर उसके बाद ये पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ मतलब उसके मतलब मित्र मंडल में थे। उसके बाद उनसे जब दूरी हुई तो ताराचंद साहू के गुट में भी चले गए और ताराचंद साहू गुट के बाद स्वाभिमान मंच, ये तो उनका गुट एकदम अलग ही हो गया था। लेकिन बहुत सारे उनके साथी आज भी भाजपा पे थे लेकिन वो कहीं और भी नहीं जा पाते थे। और फिर इसके बाद एक नगरीय निकाय प्रकोष्ठ बनाया गया था जिसमें पार्षद महापौर के बीच समन्वय बैठाया जाए, उनके ये अध्यक्ष भी रहे और बहुत यहाँ के बहुत सारे जो अभी अलग अलग पद में है वो उनके साथ काम करने का उनको मौका भी मिला है। अब रही बात पोस्ट पे नहीं रहे ना? हाँ पोस्ट है,
जो पार्टी के प्रोग्राम में दिखे, और सामाजिक स्तर में भी अगर उनका मैं फेसबुक में एनालिसिस करने की कोशिश किया कि कुछ कुछ हद तक फेसबुक भी किसी के चरित्र का थोड़ा सा दिखाते हैं, तो उसमें देखा कि ये पार्टी के प्रोग्राम में गए लेकिन संगठन के किसी मेन दायित्व पर नहीं रहे। और आपको एक घटना पता होगा, बहुत सारे लोगों ने महापौर के चुनाव में निर्दलीय फॉर्म भरे, उनमें से इनका भी एक नाम था। तो रमन सिंह आए थे इन्हें, और उनकी जो भी मीटिंग हुई होगी तो उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद से रमन सिंह के साथ इनकी अटैचमेंट बनी रही, तो लोग चर्चा करते कि रमन सिंह राज्यपाल भेजे जाएंगे और यहाँ से उसे हटा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल आज की स्थिति में तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते। इनका बनना मतलब एक है कि रमन सिंह का आज भी इंटरफेयर प्रदेश की राजनीति में है। अभी तो जनवरी तक रहेंगे, भैया ने कहा है कि जनवरी तक तो राज्यपाल बनी जाएंगे। हाँ, इसीलिए आज की स्थिति में बोल दिए। रमन सिंह जी की स्थिति जो है बड़ी मजबूत है। मजबूत इसलिए है कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जुड़ाव भी छत्तीसगढ़ से रहा। बतौर छत्तीसगढ़ प्रभारी उन्होंने काम किया। तो रमन सिंह का राष्ट्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बड़ा अच्छा संबंध है। और चूँकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय संगठन को अपने तरीके से उन्होंने मदद की, तो आज भी राष्ट्रीय नेतृत्व रमन सिंह को इग्नोर नहीं कर रहा है। इग्नोर नहीं कर दी। रमन सिंह का उपयोग कहाँ करेगी ये आने वाला भविष्य जो है बताएगा, समय बताएगा कि क्या है। लेकिन रमन सिंह का पार्टी इग्नोर नहीं कर रही है, शीर्ष नेतृत्व इग्नोर करने की स्थिति में नहीं। लेकिन ब्रिजेश बिचपुरिया का और आज की युवा पीढ़ी जो भाजपा चाहती कि भाई हम युवाओं को लेकर चलेंगे, बड़ा गैप आ गया। वो 32 साल पहले अध्यक्ष थे और दोबारा उसी 32 साल पहले आदमी को जिला अध्यक्ष। तो आज की युवा पीढ़ी जो 30-32 साल की है, उन्हें तो शायद पता ना हो। यस जी, अपन इसके पहले भी चर्चा करते हैं कि 60+ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आराम देने के मूड में है। ठीक है, वो लगता भी है। और बिचपुरिया जी की एज पे जाए तो 68 to 70 ऊपर, हाँ 60 से ऊपर है। 60 ऊपर। उसकी वजह है भारतीय जनता पार्टी में जितने नाम भी यहाँ चले, चाहे शिरीष अग्रवाल हो, चाहे योगेंद्र पांडे हो, रिकेश सेन हो, ये जितने भी नाम, राम उपकार तिवारी, अनिल सोनी, है ना, अनिल सोनी एक नाम था, जेपी यादव, जितने भी नाम चले, देवांगन जी का एक नाम है, पुरुषोत्तम देवांगन है। तो ये किसी न किसी बंगले से ऐड रहे शिरीष अग्रवाल को छोड़ करके, ये शिरीष अग्रवाल की पृष्ठभूमि संघ की रही, लेकिन इनका जुड़ाव किसी न किसी बंगले में रहा। रिकेश सेन भी रमन सिंह से जुड़े रहे, तो इनका कहीं न कहीं जुड़ाव की स्थिति रही, इसलिए इनको अवसर नहीं हुआ। बिल्कुल निर्गुण आदमी, और ये सभी नेताओं को एक साथ बैठ के बात कर सके, इनसे संवाद बना सके, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ब्रिजेश बिचपुरिया का चयन हुआ है। सीनियर है, सीनियर एक बैच वाले भी हैं, कोई जूनियर, 2 जूनियर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे। लेकिन युवा पीढ़ी के साथ कैसे बैलेंस बनाएं? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अगर कोई राजनीतिक लाभ अगर किसी को होगा तो विजय बघेल जी को होगा और भसीन जी को होगा। दोनों साथ लेंगे। विजय बघेल, अच्छा पांडे जी वाली कहानी बताइए आप। विजय बघेल जी सांसद हैं जी, है ना, जिला अध्यक्ष बिजपुर हैं, उम्र में भी विजय बघेल जी छोटे हैं। विजय बघेल जी आमतौर पे आदर देने के मामले में छोटे बड़े देखते नहीं है ना, वो उनका अपना अलग काम करने का तरीका है। तो ब्रिजेश बिचपुरिया से विजय बघेल जी का ठीक ठाक सामंजस्य बैठ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भसीन जी शांत समुंदर है, इतनी गहराई है कि आप नाप नहीं सकते उसको। मतलब अंदर क्या चल रहा है वो, हाँ, उनको आप भसीन जी से कभी शांति से बैठ के वहाँ के कुछ नहीं निकाल सकते आप। भसीन जी बहुत शांत समंदर हैं, और मैं तो भसीन जी को बहुत छोटी से उम्र में था तब से भसीन जी को देख रहा हूँ, और बहुत विनम्र हैं, तो किसी से ज़्यादा फसाद करने की स्थिति में। ये परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो मैंने उनसे सवाल किया कि भैया जिला अध्यक्ष के लिए आपके नाम की चर्चा भयंकर हो रही, तो उन्होंने एक लाइन का जवाब दिया, अरे यार हम तो बहुत जिला अध्यक्ष बनाए। ये डायलॉग था उनका, हम तो बहुत जिला अध्यक्ष बनाए, बनेंगे कैसे? भसीन जी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते, वो तो सबको खुद ही मिल जाते हैं, तो बिल्कुल है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ब्रिजेश बिचपुरिया के सामने नहीं है। 2 बड़े नेता हैं, पांडे जी भी, मेरा ख्याल है कि समय के साथ साथ पांडे जी को भी समझना पड़ेगा, और वो संगठन के लिए बेहतर होगा। सोशल साइट आपने चेक किया होगा, युवाओं के बीच में क्या चल रहा है बिचपुरिया जी को लेके? क्या मतलब बधाइयाँ चल रही हैं कि कुछ व्यक्त भी कर रहे हैं किसी बंगले को लेके?
युवाओं की बात करें तो युवाओं तो अभी भी सर्च करने में ही जुटी हुई कि किस बंगले से है, मतलब किनका आशीर्वाद इनको मिला, क्योंकि हाँ पत्रकार को फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, यशवंत भैया से पूछो कहाँ से है। तो मैं बोला कि जल्द ही इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहली बात जो एक, जैसे आप कभी भी जब प्लस की बात करें तो माइनस की भी बात हमको करनी चाहिए। तो माइनस ये है कि जो अभी के युवा जो 5 साल पहले 6 साल पहले आए, जो मोदी जी को देखकर राजनीति में आए, तो वो बीजेपी में आए और राजनीति में इंटरेस्ट लेते, तो उनको ब्रिजेश भोजपुरिया के बारे में वो जानते भी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को ब्रिजेश भोजपुरिया नहीं जानते होंगे, है ना। तो इससे उनको नुकसान ये है कि फिर से उनको वहाँ मतलब खाक छापना पड़ेगा, फिर से उनको प्रोग्राम में बुलाना पड़ेगा, फिर से उनको अपने रैलियों में या प्रदर्शन करके उनको फिर आगमन करना पड़ेगा। तो उन लोग कहीं पे अपना समय जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो युवा हैं, उनको फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना टाइम, अपना जो भी अगर जो भी हाँ नए आदमी का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है यशवंत जी कि पहचान बहुत बड़ा संदर्भ नहीं है, विषय नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा एक बहुत बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है और अभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, ये सब प्रकोष्ठ बनने हैं। तो ब्रिजेश भोजपुरिया जब अपनी पूरी बॉडी तैयार करेंगे, मंडल जिले की कार्यकारिणी डिक्लेयर होनी है, तो ये वाला जो एक दिक्कत जो समझ में आ रही है कि यूथ उस इंटरेक्ट नहीं है, तो वो अपने आप युवा मोर्चा की जब कार्यकारिणी बनेगी, जो उसका अध्यक्ष होगा, जो मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वो सारे लोग जब मिल के काम करेंगे। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि जो धमतरी में बैठक हुई थी अभी गंगरेल बांध में कोर कमेटी की, बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था वहाँ पर। वहाँ 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन इन लोगों को दिया गया है कि आप सारी बॉडी को कंप्लीट करके 1 नवंबर से एक बड़ी लड़ाई की तैयारी आप शुरू कर दें, ताकि 2023 में हर स्थिति में छत्तीसगढ़ में पार्टी की वापसी हो। तो बीजेपी पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बीजेपी के पास टाइम नहीं है, मुश्किल से 13-12 दिन। बीजेपी अपने पूरे फोर्स के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। उसके लिए संगठन तो अपना काम करेगा ही, ईडी, सीडीपी और सीबीआई अलग है, वो अपना काम कर ही रही है छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों। तो अलग ही राजनीति चल रही है क्या चल रहा है इस पे? सोशल साइट्स पे क्या बात है? सोशल साइट्स में तो बधाई देने का तो तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये जनरल है। और बीजेपी की एक खास बात है कि जब भी कोई बनता है तो कोई एकदम ज़्यादा दरकिनार नहीं करता, और उस चीज़ को भूलकर कमल के निशान के कारण वो पहुंच ही जाते हैं बधाई देने। एकदम ज़्यादा दूरी कोई नहीं बढ़ाता, चाहे कोई भी गुटका हो, ठीक है। वो आपस में बल्कि चर्चा कर लेंगे कि अरे अब ऐसा हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन कमल छाप के बारे में चर्चा करने के कारण बधाई देने जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आजकल में सभी लोग चल जाएंगे, सभी गुट वाले। और मैं रमन सिंह पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके फेसबुक के खंगाला, तो उसमें ये देखा कि उन्होंने अभी तक जिसको विश किया बर्थडे विश उसी को करते जिसको हम लोग शुभचिंतक मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा रमन सिंह को बधाई दी या जामवाल को बधाई दी। हाँ, इसीलिए मैं लोकल लेवल पे देख रहा हूँ, या कई लोग ऐसे रहते हैं जो यहाँ के भी विधायक, वहाँ के भी विधायक, किसी को भी बर्थडे विश करते रहते, ये सामान्य बात ही है। लेकिन उन्होंने वो चलाते हैं फेसबुक, ये अच्छी बात है। उनकी जो लिखी हुई लाइनें से समझ आता है कि उनका कोई ऑपरेटर नहीं, वो स्वयं चलाते हैं। जिस प्रकार की फोटो है, तो हम लोग एक पर्सनल एनालिसिस करते हैं। जैसे कई नेता डिज़ाइनर रखते हैं, फेसबुक वाले सैलरी में किसी को रखते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं, वो स्वयं चलाते हैं। फाइनेंशियली कैसे, मतलब पार्टी को क्योंकि विपक्ष भी राजनीति करनी है, अभी चुनाव लड़ना है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट क्या चल रहा है? निजी तौर पे उनका अपना व्यवसाय है, यहीं अपने गदा चौक में व्यवसाय है उनका, और मध्यम वर्गीय, आर्थिक रूप से भले सक्षम ना हो, लेकिन व्यवहार में धनी है। और जब पार्टी को रन करना रहता है तो भाजपा के पास आज की तारीख में फंडिंग की कमी मेरा ख्याल है कि ना छत्तीसगढ़ में होगी ना भिलाई में होगी। भाजपा को पैसा देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। उनके राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताओ कि लगातार वो चुनाव टिकट मांगते हैं, विधानसभा, मेयर। तो देखिए यशवंत जी, प्रेम प्रकाश जी या जितने लोग भी आज मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष रहे है ना, और जो विधायक बने हैं, ब्रिजेश भोजपुरिया जी को निर्वाचन की राजनीति में अवसर नहीं मिला। टिकट मिलता तो वो भी आज विधायक होते या पूर्व विधायक होते। ये वाला तमगा उनके साथ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि पार्टी ने उनको
अवसर नहीं दिया। आज जिलाध्यक्ष बने हैं, वैशाली नगर जब नई विधानसभा बनी तो भी वो दावेदार थे, मेयर का जब अवसर आया तो भी वो दावेदार थे, भिलाई नगर विधानसभा से भी उन्होंने दावेदारी की थी, है ना। तो दावेदार हमेशा रहे हैं, लेकिन कभी उनको चुनावी राजनीति में उनको अवसर नहीं मिला। पार्टी ने एक तरह से मौका दी थी जिलाध्यक्ष बना के, भैया पूरा संगठन में काम करने का इस बार संभालो। अवसर दिया है। उनके पास एक बड़ा अवसर है संगठन में काम करने का। अगर वो संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम है तो वैशाली नगर की भी दावेदारी कर सकते हैं, भिलाई नगर से भी टिकट मांग। ऐसा हो सकता है जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, कि इससे पहले फार्मूला बना था कि जिलाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब वो आगे देखिए क्या समीकरण बनता है। क्या सालाराम डहरे लड़े थे, जिलाध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े थे, वो तो 18 में लड़े थे। अच्छा, तो बीजेपी का तो नहीं पता, लेकिन कांग्रेस का पता है। चाहे वो उधर बालोद तरफ अभिषेक है जो अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वो उस टाइम ऐसा क्राइटेरिया था कांग्रेस में कि पहले जिला अध्यक्ष से इस्तीफा दीजिए फिर चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत सारे नेता ने इस्तीफा भी दिया, इच्छुक थे, लेकिन उसको फिर से अवसर नहीं मिला, तो वो तो अभी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। अभिषेक शुक्ला करके नेता हुआ करते थे, मतलब है अभी बीजेपी ज्वाइन कर ले। हरि प्रसाद शुक्ला जी के परिवार से हैं, उनके जो रिलेटिव थे हरि प्रसाद शुक्ला जी खुज्जी विधानसभा से निर्दलीय कांग्रेस निर्दलीय विधायक रहे, कांग्रेस से भी विधायक रहे। वो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से हैं अभिषेक शुक्ला जी। समीकरण कैसे क्या कुछ बैठेगा भिलाई की समीकरण, मतलब चाहे वैशाली नगर विधानसभा, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई नगर, क्या कुछ होगा? यशवंत, चरोदा, एक चीज तो साफ है, पार्टी जो संदेश देना चाह रही है लगातार, वो एकदम साफ है, उसमें कहीं संदेह होना भी नहीं चाहिए और कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकेगा। पार्टी ने एक लाइन का संदेश दिया इस नई नियुक्ति से कि आप अपना पराया करना छोड़ दो, पार्टी के लिए काम करो, कमल निशान आपकी प्राथमिकता में हो। अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी की धज्जियां उड़वाते रहेंगे तो आपको घर बैठाने में पार्टी 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाएगी। ये सीधा संदेश है, चाहे सभी बड़े नेताओं के लिए, कि अभी तक गुटबाजी करते रहे, आपस में लड़ते रहे, लोगों को दिखाने के लिए एक मंच में आ गए। नगर निगम के चुनाव में क्या 4 घूम रहे थे एक साथ, ऐसा लगता था कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का भी एक हुई नहीं थी। राकेश पांडे, प्रेमप्रकाश पांडे, एक जी और एक स्टेज में सारे लोग दिखते थे और बाद में होता क्या था और रिजल्ट क्या आया, 21-20, है ना। जब तक आप दिखावे की राजनीति बंद नहीं करेंगे तब तक पार्टी की स्थिति खराब होगी। एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भूपेश बघेल जैसे मजबूत मुख्यमंत्री से, आप 72 सीट है आज की तारीख में कांग्रेस की, मजबूत आदमी से आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपना निजी हित को किनारे करके पार्टी के लिए समर्पित होना पड़ेगा। ये पार्टी ने संदेश दे दिया, नहीं तो आपको घर बैठने की तैयारी करनी है। कांग्रेस में क्या चल रहा है, मतलब अभी क्या होगा कांग्रेस का, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? अपन इसके पहले भी जब बात किए थे तो मैंने एक बात बड़ी गंभीरता से कही थी, कांग्रेस आत्ममुग्ध है। कांग्रेस को पूरे ये है कि हमारी सरकार है और अब अभी तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम, है ना। कांग्रेस को निचले जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के लिए 15 साल तक रमन सिंह की सरकार से लड़े, जेल गए, जिनके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज है, सत्ता का सुख उन कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाया है। पिछले 4 साल में सत्ता का लाभ उन्हीं लोगों को मिला है जो पहले, मतलब पहले प्रथम पंक्ति के जो कांग्रेस के नेता हैं वही लाभ लिए हैं। सत्ता का सुख नीचे नहीं पहुंचा है। नीचे के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ये नाराज़गी समय रहते ठीक नहीं गई तो कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा जिस तरीके से लड़ने जा रही, कांग्रेस को भी उसी लेवल की तैयारी छत्तीसगढ़ में करनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। नए नवेले जिलाध्यक्ष के सामने चैलेंजेस क्या क्या होंगे? हालांकि पहले चैलेंज देख चुके होंगे, लेकिन अभी के जो हालात है उसके हिसाब से अभी नए अध्यक्ष के लिए चुनौती है और चैलेंज ये है यशवंत जी कि 2023 के पहले पार्टी को नए स्वरूप में ढालना है और विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना है। ये तो नॉर्मल जो एजेंडा पार्टी का है वो है, लेकिन भिलाई की जो राजनीति है, राजनीति में गुटबाजी का होना, मतभेद का होना लाजमी है, लेकिन मनभेद रंजिश में बदल जाए ये बड़ा कष्टदायी है और ये शहर के लिए भी ठीक नहीं है। पिछले 6-8 महीने में भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग जो है युवा मोर्चा, उनके साथियों ने मारकाट जो मचाया, 2 महामंत्री जेल में, 2 महामंत्री जेल में, है ना, हत्या का मामला एक का दर्ज है ना, आपस में ही मारपीट हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। ये रंजिश जो है राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अनुशासन बेहद ज़रूरी है। बिजपुरिया जी के लिए ये देखना बेहद
आवश्यक होगा कि पार्टी में रंजिश न पनपे, पारिवारिक वातावरण बने और पार्टी के लिए बेहतर रिजल्ट वो दे सकें। आप राकेश पांडे का कोई ट्वीट दिखा रहे थे, क्या कमेंट दिखा रहे थे? हाँ, राकेश पांडे जी का तो एक फेसबुक में मतलब कमेंट आया। उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा, जब भैया निर्वाचन शब्द का यूज़ कर रहे थे तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सारे सीनियर नेताओं ने बताया कि जब पहली बार ब्रिजेश भोजपुरिया जिला अध्यक्ष बने तो प्रेम प्रकाश पांडे जी का खासा योगदान था, क्योंकि उस टाइम नर्मदा प्रसाद शुक्ला एक यहाँ के भिलाई के फाउंडर बोले जाते हैं, पितामह बोले जाते हैं भाजपा के। तो उस टाइम जैसे अभी युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ वैसे ही पहले इकाई लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर मंडल अध्यक्ष संगठन चुनाव हुआ था मुझे तो उस टाइम ब्रिजेश भोजपुरिया जी उनको हराकर जिला अध्यक्ष बने थे, हाँ नर्मदा प्रसाद शुक्ला को, और पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान था। फिर जैसे भैया ने बताया कि टिकट की एक महत्वाकांक्षा सभी को रहती है जो भी पॉलिटिक्स में आते, तो उसके कारण थोड़ा दूरी बढ़ती रही। तो ये तो पांडे जी से उनका कनेक्शन है। और साथ ही साथ जो एक मैं ट्वीट देख रहा था फेसबुक में आया है, इसमें लेकिन मैं इसको पढ़ने से पहले भैया एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में हमेशा आती है, और आज एक ऐसा मौका मिला है कि महान पत्रकार बोल सकते हैं हमारे भिलाई के जो भैया बैठे उनसे पूछना चाहूँगा। भैया, जैसे भारतीय जनता पार्टी वो पदाधिकारी को सीमित रखती है, मतलब उनका एक फिक्स है कि गिने चुने हाँ उपाध्यक्ष रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, मंत्री रहेंगे, लेकिन वहीं पे जब कांग्रेस का देखा जाए तो पहले तो ये था कि विपक्ष में बैलेंस करने के लिए सभी को पदाधिकारी बना दिए, लेकिन जब सत्ता पे आए तो भी उन्होंने वैसे ही मतलब दर्जनों क्या, हाँ ये चना मुर्रा बोल रहे हैं जो शब्द है, हाँ मतलब हर वार्ड में एक सचिव, फिर इतने सारे महामंत्री कि किसी को काम करने में फील भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या बताइए कि दोनों में अंतर क्या है पहली बात, और क्या ऐसा बीजेपी कभी कर सकती है, ऐसी कोई संभावना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पदों का बंडल बांट नहीं होता है। भाजपा और कांग्रेस की राजनीति को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद बांटे नहीं जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व सौंपे जाते हैं, और कांग्रेस में पद बांटे जाते हैं तुष्टीकरण के तहत कि 50 पिछड़े वर्ग से महासचिव बना दो, है ना, सचिव 20 ठोक अल्पसंख्यक ले आओ, तो वहाँ तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाती है। और कांग्रेस आज सरकार में, इसके पहले सरकार में नहीं थी, लंबे समय तक सेंट्रल में सरकार में नहीं, तो कांग्रेस के पद को लेकर ग्लैमर जैसी स्थिति बना देते हैं कि और महामंत्री इतना बड़ा ऐसा बोर्ड है ना, गाड़ियों में लिखा। भाजपा में कम दिखता है। पहले तो भाजपा में एक ही महामंत्री हुआ करता था, अभी शायद 2 कर दिए हैं, है ना। तो भाजपा में पदों का बंदर बांट नहीं होता, व्यक्ति को दायित्व मिलता है, और दायित्व की पूर्ति के बाद पार्टी ये तय करती है कि कब दायित्व से मुक्त कर देगी। तो ये बेसिक फर्क है भाजपा के और हाँ कांग्रेस के बारे में तो कभी और चर्चा करेंगे। अभी राकेश पांडे जी एक लिखे हैं कि परिवर्तन प्राकृतिक का शाश्वत सत्य है, जो आज है कल नहीं रहेगा। इसका मायने क्या है? बहुत सुंदर ये आया है अभी कुछ अभी बात ही कर रहे हैं तब नजर पड़ी। मैं राकेश पांडे जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, बहुत दार्शनिक व्यक्ति हैं और अध्ययनशील आदमी हैं, और ये अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति या नेता प्रकृति को समझ जाए, परिवर्तन के नियम को समझ जाए, वही आगे बढ़ सकता है ना। जो प्रकृति को नहीं समझा, परिवर्तन के नियम का पालन नहीं किया, उसका कुछ नहीं हो सकता है। वो समझ गए कि आज है वो कल नहीं रहेगा, ये वो सच है। और सच है। और जब कल उनके पास था तो आज नहीं है उनके पास। सरोज खेमे से सारे लोग आउट हो गए, चाहे वो दुर्ग के बाद वो भिलाई आ गए। नहीं, राकेश पांडे जी लगे रहते हैं, और मतलब अगर भाजपा का एक नारा जो अपन लोग सबका साथ सबका विकास है ना, तो राकेश पांडे जी काम कर रहे हैं। अब पार्टी उनके विषय में क्या आगे करेगी ये तो पार्टी को ही तय करना है, लेकिन राकेश पांडे विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये हमारी बातचीत हो गई पूरी, और अभी बहुत कुछ आपको मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि हम तीनों की तिकड़ी लगातार बैठने वाली है। हर एक विधानसभा सीट पर, हर एक परिवर्तन पर, हर एक रणनीति पर, हर एक समीकरण पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। भिलाई टाइम्स का एक नया शो आने वाला है, चुनावी चकल्लस, उसके लिए हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, आगे बहुत कुछ है। 2023 का चुनाव है, उससे पहले आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ गहराइयों पे उतरकर हम आपको बताने वाले हैं। अब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।